कई बारी पूछता है समांतर प्लेट संधारित्र। एक चीज अब है तुम्हारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने निकाला था ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ठीक है, जहाँ पे क्या था, मान लो ये कोई दो प्लेट वाला संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, तो इसका ये प्लेटों का एरिया जो है, ये वाला ये एरिया था। फिर इनके बीच जो जो भी माध्यम के बीच में जो माध्यम भरा होगा वो होगा के, उसका परावैद्युतांक होगा। एप्सिलॉन नॉट तो तुम लोग सब जानते ही हो, और डी क्या होगी, इनके बीच की दूरी होगी। तो ये कहानी थी। तो अब यहाँ पे धारिता किस पे मूल्यता है, डिपेंड कर रही है, ए पे, के पे और डी पे। ठीक है, तो सी पूछ देगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये फार्मूला रटा है तो हो जाएगा, आंख मूंद के लिख देना। अब साइलन तो कभी चेंज नहीं होगा तो उस पर नहीं बदलेगी, समझ गए। जब आप साइलन की वैल्यू ही फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो जब वो कभी बदलेगा नहीं तो उस पर निर्भर हो करने की बात नहीं करते हैं। जिनका बदलना हमारे हाथ में होता है उन पर ही बात करते हैं कि उन पर धारिता निर्भर करेगी। ए पर क्या है, मान लो इसका एरिया भी ए है, तुमने प्लेट का एरिया पीट पाट के बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो दोनों का एरिया बढ़ जाएगा, तो फिर इस धारिता भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए धारिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या प्लेटों के क्षेत्रफल के प्रभावी क्षेत्रफल का मतलब ये कभी किसी किताब में लिखा नहीं है, लेकिन जान लो। मान लो कि जैसे ये प्लेट है, ये ज़्यादा बड़ी है, एक ये छोटी प्लेट लगा दी है। अब इसमें क्या करोगे, इसका एरिया मान लो कि 100 स्क्वायर मीटर है, इसका एरिया 10 स्क्वायर मीटर है। अब बताओ एरिया कौन सा लोगे, ये लोगे कि ये लोगे? तो ऐसे केस में कौन सा एरिया लोगे, जल्दी बताओ, जिसको भी बताना है। तो इसमें इसने जो बताया एकदम सही बताया, छोटा वाला एरिया लेंगे, बड़ा वाला एरिया नहीं लेंगे। कि जो भी इसके भी धनावेश होंगे ना, इसके मान लो इसके ऋणावेश जो होंगे वो यहाँ पे आके रुकेंगे, और धनावेश जो होंगे यहाँ पे आके रुकेंगे। ठीक है, ना तो इधर रहेंगे ना ऊपर रहेंगे, ना ऊपर रहेंगे ना किसी साइड में, बाकी साइड में नहीं रहेंगे। तो इतना ही एरिया इसका प्रभावी हुआ, तो जो छोटा एरिया होगा उसको ले लेंगे, समझ गए। जैसे इसी का एरिया में कह देता है ये A2 है, ये A1 है, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो कौन सा A2 वाला ले लेते प्रभावी क्षेत्रफल। इसीलिए इसको हमेशा बोलते हैं प्रभावी क्षेत्रफल, संधारित्र का प्रभावी क्षेत्रफल। इस बात को ध्यान रखना। हालांकि इसमें सवाल क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चलो अब है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अब मेरा क्या हुआ, मैं इनके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है उसको बदल दूं, कोई दूसरा पदार्थ डाल दूं, तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब सी के पर भी डिपेंड करेगी, या इसका मतलब के भी बदल सकते हैं, हमारे हाथ में है। डी, इनके बीच का गैप जैसे इसे घटा बढ़ा दें, बीच की दूरी घटा बढ़ा दें, तो ये भी एक प्रकार से डी पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो इतनी बातों पर ये निर्भर करता है। यहाँ पे गलती से 1/d लिखना चाहिए, डी लिख गया, 1/d होगा। ठीक है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको सी से लिख देता, सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, या इसी को बोलते हैं डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या तो 1/d के अनुक्रमानुपाती होगा, बात वही हो जाएगी। अब तो ये हो गया। ठीक है, तो ये किन 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 बातों पर निर्भर करेगा, इसमें बस पहला नंबर डाल देंगे, दूसरा नंबर डाल देंगे, तीसरा नंबर डाल देंगे, इसके नीचे लिख देंगे अतः। यहाँ पे जब हम शुरू करते हैं ना, तो शुरू कैसे करेंगे, लिखेंगे सूत्र, ये तो मैं सब लिख के दे दूंगा। सूत्र C इक्वल टू A∈0 K/D से। ठीक है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, अतः संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों के मध्य स्थित परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे समझ गए, कुछ नहीं लिखना,
यही सब चीज़ें बना के लिख देनी है। या तीसरा पॉइंट लिखोगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d है, तो किसी भी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस ये बात लिखनी है, काम ख़त्म, नंबर मिल जाएगा। तो फार्मूले से ही लिख दोगे तो रटना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सवाल बोल दे, अब पता चला कि बोल दो कि हम तो भूल गए थे, रटे ही नहीं थे। जब फार्मूला आता है चुपचाप लिख देना, के को एप्सिलॉन को छोड़ देना। एप्सिलॉन जो है ना वो नहीं चेंज कर सकते तुम, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। एक टर्म आता है भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर कभी कभी क्वेश्चनों में यूज करेगा, ठीक है, तो इसके बारे में केवल जान लो। जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है संधारित्र की, ठीक है, कभी कभी ऐसे ही सिंगल लाइन ही बना देते हैं। तो इनके बीच में जो अगर ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो इनके बीच में इनके बीच जो है कुछ न कुछ वैद्युत विभवांतर होगा V, इनके बीच की दूरी D भी होगी, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र E भी होता है, ऐसे 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 वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है। तो जब इसको अगर बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज होते होते इसमें बहुत ज़्यादा आवेश आ जाएगा। तो वैद्युत जितना ज़्यादा आवेश आएगा उतने ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर होता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाली ये तीव्रता का फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की किन्हीं दो प्लेटों के बीच में। और यहाँ पे अगर देखें तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है हमारा Q/A। तो अगर यहाँ पे आवेश Q है या प्लस Q है या माइनस Q है, तो हम हमेशा धन आवेश की मात्रा को ले लेते हैं हमेशा, ठीक है, या न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, चिन्ह छोड़ दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो किसी भी संधारित्र की अगर आवेश की बात करें तो कुल आवेश अगर जोड़ दोगे, इस पूरे आवेश को पूरे को जोड़ दोगे तो शून्य हो जाएगा। तो कुल Q नेट जो होता है संधारित्र में हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर जब हम कहेंगे कि संधारित्र में कितना आवेश है, तो उसका मतलब होता है कि किसी एक प्लेट पर कितना आवेश है। अब वो भी अब किसी एक प्लेट में किसी में धनावेश होगा, हो सकता है दूसरे में ऋणावेश हो, तो अधिक आवेश जिसमें होता है न्यूमेरिक वो धनावेश, उसी को आवेश को, या ऐसे मान लो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें ज़्यादा हो। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा दोनों में इक्वल होगी, बस एक में निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। तो ऐसा कर लेना कि जो धनावेश की मात्रा हो उसी को ले लिया करना हमेशा, आँख मूंद के, उत्तर कभी गलत नहीं होगा, सब सही आएगा हमेशा। तो ये कहानी है। तो यहाँ पे अगर हमें भंजक वोल्टता की बात करूँ तो इसके अगर बढ़ाते जाए तो एक टाइम ये आएगा जो वायु होती है, ये आवेश जो है वायु में जो है विसर्जन होने लगेगा, चटचटाहट की आवाज़ से। इधर का धनावेश इधर चला आएगा, या ये कह सकते इधर का इलेक्ट्रॉन ऋणावेश इधर चला आएगा, और ये प्लेट उदासीन हो जाएंगी दोनों मिलके। तो इस तरीके के केस को क्या बोलोगे, या हो सकता है कि कुछ पार्ट उदासीन हो जाए, कुछ आवेश बचा रहे, तो ऐसे केस को ब्रेकिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग विभवांतर भी बोलते हैं। तो मान लो कि अगर जैसे जैसे उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिकतम होगी, उससे ज़्यादा अगर आवेशित कर दोगे तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ता रहेगा, जितना आवेश बढ़ाओगे उतना वैद्युत क्षेत्र बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वैल्यू को बोल देते हैं ई मैक्स। भैया पेट भर गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊँगा आवेश, तो उस समय जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होगा उसको ई मैक्स बोलते हैं। और ये जो होता है उस समय पे, इस समय जो विभव होगा उसको बोलेंगे वी मैक्स, ठीक है। जैसे तुम लोग खाना खाते हो, खाते खाते पेट भर गया, बोलोगे अब इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, बोलोगे खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। अब बटे डी तो हम बदल नहीं रहे हैं, ठीक है, डी को स्थिर रखेंगे। डी अगर बदल दिए तो संधारित्र ही बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि इसी ई मैक्स को यहाँ से इसी को कई बार ई मैक्स क्या हो गया, भंजक तीव्रता भी बोलते हैं इसको। और वी मैक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई मैक्स इंटू डी, जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र वो सहन कर सकता है वो, और गुणे डी, बीच की दूरी कर दोगे तो वैद्युत विभव निकल आएगा। इसी को भंजक विभवांतर या भंजक वोल्टता बोलते हैं।
तो ये है कहानी। तो इसमें ये कभी कभार क्वेश्चन यूज कर देगा, पता चल तो थोड़ा सा जान लो। इसके ज़्यादा इसमें थ्योरी कभी नहीं, बहुत ही कम पूछी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी पूछ सकता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है। इसके बारे में डेरिवेशन करने जा रहा है। इसको तो रट ही लेना, ठीक है। वैसे समझा दूंगा तो समझ ही जाएगा, तुम लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी देख लो, जैसे कोई संधारित्र की मान लो कोई ये प्लेट है, ये वाली, ठीक है। इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे टी मोटाई का, ठीक है। ये इधर बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये प्लस ये अधिक वोल्टेज वाली है, ये लो वोल्टेज वाली है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बैटरियों में भी थोड़ी सी जानकारी जान लो। कभी कभी मान लो इसका ये हो सकता है कि ये वाला -100 वोल्ट हो, ये 0 वोल्ट में हो सकता है ये -50 वोल्ट में हो। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये +100 और 0 पे हो, ये +50 और ये -50 पे हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 पे हो, ये -100 पे हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये -50 पे हो, ये -150 पे हो। कभी कभी ये भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबका डिफरेंस 100 ही आएगा, इसका भी डिफरेंस 100 भी आएगा, इसका भी 100 डिफरेंस भी आएगा, इसका भी डिफरेंस 100 आएगा, इसका भी 100 ही डिफरेंस आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो जिसमें प्लस का चिन्ह लगाते हो ये प्लेट धनावेशित ही हो, ये ऋणावेशित भी हो सकती है। जब ये -50 है तो छोटी वाली प्लेट कितनी है, -150। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही है न्यूमेरिकली, 100, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ये वाली पॉजिटिव भी हो जाए। तो पॉजिटिव कब होगी, मान लो कि ये प्लस ये इसको पॉजिटिव करना है, तो मान लो कि ये मान लो 150 हो, ये प्लस का 50 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऋण आवेशित प्लेट में भी धनावेश हो सकता है, सारी जो इसमें ये छोटी प्लेट लिखी रहती है। तो कई बुक्स जो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, वो ये बात लिखने से हमेशा बचते हैं कि ये बैटरी के धन सिरा और बैटरी का ऋण सिरा, वो ये बोलेंगे बैटरी के उच्च विभव और बैटरी का निम्न विभव। हमेशा इनका नाम देते हैं उच्च विभव और निम्न विभव। इधर वाले को उच्च विभव बोलेंगे, ठीक है, उच्च विभव, बैटरी को उच्च विभव वाला सिरा। इधर वाले को बोलेंगे निम्न विभव वाला सिरा, ठीक है, विभव वाला सिरा या टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। केवल बोलते हैं, मैंने तुमको समझा दिया, ठीक। तो ऐसा सवाल कई एक बार IIT में पूछ दिया, अब किसी को पता ही नहीं है, अब यही लिख देगा कि ये वाला जो निम्न विभव वाला बैटरी का सिरा होता है उसमें धनावेश हो सकता है कि नहीं, संभव है कि नहीं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, सब संभव है। नीचे लिख देगा ऑल ऑफ दिस, मतलब ऊपर ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर सभी सही, तो सभी सही होंगे। समझ गए कि नहीं। जिसको कुछ नहीं आता पता, इसको काट देगा, कहेगा तो ऋणावेशित प्लेट में तो धनावेश हो ही नहीं सकता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैटरी की, ठीक है, मैं कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा, समझे। तो ये बहुत ध्यान रखना इस बात को थोड़ा बड़ा। तो जो अच्छी किताबें हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वो हमेशा शब्द यूज करते हैं उच्च विभव और निम्न विभव, ठीक है। इससे वाला ये उच्च है, इससे वाला ये उच्च है, इससे वाला ये उच्च है। -100 से 0 बड़ा होता है कि नहीं, -50 से +50 बड़ा है और 0 से भी +100 बड़ा है। ये बात समझ। अब यहाँ पे देख लो, अब मेरे को यहाँ पे डिराइव करना है इसकी धारिता कितनी होगी। पहले कुछ धारिता रही, अब इसमें क्या है, टी मोटाई का कोई के परावैद्युतांक है, इसका परावैद्युतांक कितना है के। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का d, ठीक है। ओरिजिनली d था, इसके बीच में एक टी मोटाई की एक प्लेट मैंने डाल दिया। तो क्या होगा, अगर इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है v, ठीक है। खैर चलो ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे ये वाली प्लेट परावैद्युत वाली ना होती, तो यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे तो वायु भरी हुई है, ये भी यहाँ पे भी वायु भरी हुई है,
ठीक है। यहाँ पे टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दिए हो, परावैद्युत पदार्थ। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो ओरिजिनल ई नॉट के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होती है जब किसी भी परावैद्युत पदार्थ में रख देते हैं तो ओवरऑल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़े घट जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन हम इनको दूर दूर बना दे रहे हैं, थोड़ा कम हो जाएगी, उसको ई बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? ई। तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो थोड़ा कम मिलेगा और यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब इतनी कहानी पता चल गई। हमें क्या है, यहाँ पे विभवांतर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि V बराबर होता है ED, वैद्युत क्षेत्र गुणे बीच की दूरी, ठीक है। जब कोई समांतर प्लेट के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो समतल आवेश वितरण की वजह से, तो ये फार्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। वैद्युत क्षेत्र में D का गुणा कर दो, विभव मिल जाएगा, ठीक है। ये हमेशा मिलता है, इनमें नहीं लागू होता, जैसे ये ऐसे गोलाकार है, ठीक है। यहाँ पे आवेश का वितरण है, तो ये समतल भी नहीं है आवेश वितरण, कहाँ समतल है। तो यहाँ पे V = ED लागू भी नहीं होता, ठीक है। अब बाद में जान लोगे तुम लोग, जब सवाल वाल लगाओगे, खुद ही सवाल में परेशान होगे, गलती करोगे तो पूछोगे। तो ऐसे केसेस में नहीं लागू होता, लेकिन ऐसे समांतर प्लेट, जब समांतर आवेश मतलब किसी समतल के में आवेश का वितरण होता है तो उसके लिए समतल प्लेट में तो इस तरीके का फार्मूला हमेशा वैलिड होता है। तो हमारा V = VD होता है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का कुछ विभवांतर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का होगा। इसमें 3 टाइप के विभवांतर मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक V1, फिर यहाँ से यहाँ तक का V2 और यहाँ से यहाँ तक का V3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब जैसे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये वाली दूरी जो बाकी की बच रही है, ये वाली तो मेरी T हो गई, तो बाकी की जो दूरी ये वाली या प्लस ये वाली मिला के D-T होगी, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो विभव, टोटल विभव जो होगा V1 + V2 + V3 के बराबर होगा, ठीक है। तो जो V2 मेरा होगा ये वाला, V2 को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, तो V2 क्या होगा, E × T के बराबर होगा। बीच की दूरी T है ना, D होती तो D ले लेता, वैद्युत क्षेत्र गुणे बीच की दूरी, प्लस में V1 + V3 बच रहा है, V1 + V3। V1 में भी ये वाली दूरी को अगर मैं कुछ मान लूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो, इसको T1 मान लो, ठीक है, समझने के लिए। ये वाली T2 मान लो अगर, ठीक है, उधर वाली, तो T1 और T2, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E0 है × T1 प्लस में E0 × T3, इसका और इसका लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखूँगा तो E × T प्लस में E0, ये क्या हो जाएगा, T1 + T2, क्योंकि E0 तो दोनों में है। T1 + T2, ये वाला गैप, ये वाला गैप प्लस ये वाला गैप, इन दोनों को गैपों को अगर मुझे निकालना है तो D में ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक D है, तो D में से T घटा दूँगा तो D-T निकल आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ET प्लस में E0 D-T कर दिया तो T1 + T2 निकल आएगा। तो ये टोटल विभव मुझे मिल गया, समझ गए। तो अब इसको जो है यहीं पे समझा दूँ या और इधर, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ। तो V = ET + E0 D-T हो गया, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि देखो यहाँ पे ये जो हमने यूज किया है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 की वैल्यू क्या होगी, E0 की वैल्यू जो होती है, वैसे तो तुम लोग फार्मूला पढ़े हो σ/ε, लेकिन सिग्मा की वैल्यू बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिग्मा वैल्यू होता है Q/A, ठीक है। अगर यहाँ पे आवेश Q है तो आवेश यहाँ पे, ठीक है। तो इन आवेशों को हालांकि हमने दिखाया नहीं, देख चाहते तो दिखा देते, यहाँ पे माइनस माइनस होता, थोड़ा चित्र थोड़ा गंदा बन गया है, कोई बात नहीं, समझ लेना। तो यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा, Q/A∈0, ठीक है। किसी परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होती है वो कुछ नहीं होती है,
प्लस क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट के साथ के लग जाएगा, क्योंकि इसका परावैद्युतांक के है। ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब वो दोनों वैल्यू यहाँ इस वाले समीकरण में मैं डाल दूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा v इक्वल टू क्या बोलते हैं कि क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी प्लस में क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, इतना बनेगा। अब मेरा जो है ना, जब भी कभी भी वैद्युत धारिता निकालूंगा तो मुझे हमेशा v निकालना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि c इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। जब इसकी धारिता मुझे निकालने जाऊंगा मैं तो q तो मुझे पता रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है, या मान लेंगे हम स्टार्टिंग में, तो q d और t के पदों में निकालना होगा। कई बार क्वेश्चन में दे देता है, q भी हट जाएगा यहाँ से, कई बारी नहीं भी देता है, लेकिन हम देखना q कटेगा भी, तो जो टर्म नहीं होंगे वो अपने आप हट जाते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो c इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, q तो ऊपर है, ये मेन बटा है, v कितना है, ये मेरा है q इंटू टी अपान में ए एप्सिलॉन नॉट के प्लस में q अपान में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये फार्मूला बचा। तो यहाँ से देखो ऊपर भी q ये कॉमन करके काट देना इनको, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में टी बाई के प्लस में डी माइनस टी। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको करके भी भेज देंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो ये समय किसी को डाउट है कि कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि अब इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बस सवाल पूछ सकता है। जैसे मान लो छोटी छोटी प्लेट्स बहुत सारी रख दे, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, डैश 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 बहुत सारी रख दिया, ठीक है। और ये कोई बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, या नहीं भी करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है। तो बताओ इसका संधारित्र का करंट संधारित्र की धारिता कितनी होगी संधारित्र की, तो क्या हो जाएगा, वही पहले जो हम, अगर एक प्लेट के लिए हमारा फार्मूला क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये था, ठीक है। आगे पीछे कर दिया, इसको बाद में कर दिया, इसको पहले कर दिया, ठीक है। अगर एक से अधिक हो जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना, बस रट लेना है। डी माइनस में मतलब T1 T2 T3 है तो T1 माइनस T2 डैश डैश Tn, अगर n प्लेट्स हैं, ठीक है, इक्वल टू प्लस में जैसे T बाई के किया है तो T1 बाई के प्लस में T2 बाई के और डैश 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 Tn बाई के, वही जनरलाइज कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। डी में सारी थिकनेस घटेंगी, और जो भी घटेगी बाद में जुड़ेंगी, लेकिन उसमें के का भाग करके जुड़ेगा, समझ गए, कुछ नहीं है। अगर सबको पदार्थ को सेम कर दोगे, वायु ही कर, इनको हटा के वायु यहाँ पे भर दोगे तो एकदम बिना वायु वाला होगा संधारित्र। फिर तो यहाँ पे 1 कर दो, जोड़ दोगे, फिर यही क्या आ जाएगा तुम्हारा, बिना किसी परावैद्युत के जो फार्मूला होता है, C इक्वल टू होता है हमारा, C इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो इसमें देखो के की वैल्यू हर जगह, यहाँ पे K1 K2 Kn लिख देते हैं। मान लें इसका जो परावैद्युतांक K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर K1 K2 K3 सब की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये सब प्लस प्लस में हो जाएंगे, -1 में जुड़ जड़ के ये फिर से इतना ही आ जाएगा। तो फार्मूला तुम्हारा सही है या गलत है तो चेक कर सकते हो। जैसे क्या करो, अगर तुमने T इक्वल टू 0 रख दिया तो ये आ जाएगा, अच्छा, जो परावैद्युत पदार्थ है उसको हटा दिया हमने, ठीक है, तो आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये संधारित्र है, इसमें परावैद्युत पदार्थ T रखा था जिसका परावैद्युतांक है, अब इसकी धारिता निकालनी है, तो इसका यही निकालते हो, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी प्लस में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये करते हैं हमेशा। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो ये किस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा, कुछ नहीं रहेगा इसमें, केवल एयर रहेगी। तो एयर रहेगी तो एयर वाले का जो होता है वो सूत्र ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। यहाँ पे देखो
इस टी को जीरो कर दो। टी को जैसे ही जीरो करोगे इसकी थिकनेस जीरो, मतलब ये ख़त्म ही हो जाएगा। फिर वाई वाई बचेगी तो यही वाला फार्मूला बनेगा। यहाँ पे देखो टी इक्वल टू जीरो रखोगे, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। तो फार्मूला में अगर कहीं गलती है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे रट लेना, जब रटने के बाद देखना कि सही है कि नहीं है, तो क्रॉस चेक करने के तरीके बता देंगे, शॉर्टकट्स जो भी होंगे या ट्रिक्स वगैरह। ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो मैं बातें लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ इनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन करें, तो जैसे तुम लोग अब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम उसमें पढ़े होगे, वो प्रतिरोध जब जोड़ते थे, तो यहाँ पे क्या है, पहले मैं तुमको समांतर क्रम वाला प्लेटों वाला बता देता हूँ, ठीक है। और फिर श्रेणी क्रम भी आएगा, या श्रेणी क्रम करा देते हैं, चलो श्रेणी क्रम ही करा दें, या चलो समांतर क्रम ही कर देते हैं पहले। ये समांतर क्रम है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, संधारित्र की जो भी संधारित्र होंगे सबके सिरे एक तरफ एक प्लेट से और दूसरी एक संधारित्र का, और ये जो संधारित्र नंबर 1 है ये C1 हो गई, इसकी धारिता, इसके C2 हो गई, इसकी C3 हो गई। तो इसकी प्रत्येक की एक एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ी है, और तथा जो बची प्लेट है वो किसी एक दूसरे बिंदु से जुड़े रहेंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलेंगे समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम किसको बोलेंगे, श्रेणी क्रम जानना तो जरूरी है ना। तो जैसे मान लो कि यहीं पे बता दे रहा हूँ, मान लो एक ये संधारित्र है। संधारित्र को कैसे जानते हैं, उसकी धारिता के नाम से जानते हैं। बोलते हैं कि कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, इसकी मान लो धारिता C1 है। दूसरा संधारित्र है उसकी धारिता C2 है। तीसरा संधारित्र है उसकी धारिता C3 है, ठीक है। तो अगर एक संधारित्र का एक प्लेट को हमने बैटरी से जोड़ दिया और दूसरे प्लेट को, संधारित्र में 2 प्लेटें हमेशा रहेगी, तो दूसरे प्लेट को हम किसी दूसरे संधारित्र से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो दोनों सिरे जो है बैटरी से जुड़ेंगे। यहाँ पे बैटरी भी शो कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इसमें क्या है, संधारित्र के एक सिरा एक सिरा सबके कॉमन है, दूसरे सिरा फिर भी एक कॉमन पॉइंट में मिल रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट को समांतर क्रम बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये संधारित्र है, इसका एक सिरा तो एक पॉइंट से जुड़ रहा है, दूसरा सिरा किसी सिरे से नहीं जुड़ रहा है, वो किसी दूसरे संधारित्र से जुड़ रहा है। अब यहाँ पे इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि प्रत्येक संधारित्र का एक एक प्लेट बैटरी के उच्च विभव से जुड़ रही, तथा बाकी की जो प्लेटें बच रही दूसरी वाली सब निम्न विभव से जुड़ रही हैं, ठीक है। तो ये भी समांतर क्रम का अच्छा तरीका समझा जाता है। कई बारी बैटरी नहीं दिया होता है, एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हो इधर वाले इधर वाले, तो भी समांतर क्रम ही माना जाता है। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट से चले, संधारित्र मिला, दूसरी, अब इसकी दूसरी प्लेट क्या है, दूसरे संधारित्र की प्लेट से जुड़ी है। अब इसकी दूसरी जो बच रही प्लेट, ये भी किसी दूसरे संधारित्र के प्लेट से जुड़ गई, और लास्ट वाला जो संधारित्र बचा वो किसी अन्य पॉइंट से जुड़ा होता है। ऐसे केसेस को श्रेणी क्रम में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें बैटरी को ऐड करेंगे, लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को। इसमें ये भी कह सकते हो कि बैटरी के उच्च विभव से किसी संधारित्र की एक प्लेट तथा निम्न विभव से किसी संधारित्र की एक प्लेट, बाकी के जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं सीरीज के क्रम में, ठीक है। वो डायरेक्ट ये वाली प्लेट बैटरी के कनेक्शन में है, इसमें सारी प्लेटें बैटरी से डायरेक्ट टच में है। ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, इधर वाली भी। यहाँ पे क्या है, ये वाली प्लेट, ये दोनों प्लेट बैटरी से कोई कनेक्शन दूर तक नहीं है। इन दोनों प्लेटों का बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस इस वाली का और इस वाली का बैटरी से कनेक्शन है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को श्रेणी क्रम बोलते हैं। वैसे बहुत आसान तरीका है। श्रेणी क्रम में क्या है, अगर इधर से तुम चलोगे तो देखो एक रास्ता ये है, इधर से निकल लो, एक रास्ता ये है, इधर से निकल लो, एक रास्ता ये है, इधर निकल लो, बैटरी तक पहुंच जाओगे, बैटरी के दूसरे सिरे से। तो उच्च विभव से निम्न विभव में जाने के यहाँ पे 3 रास्ते हैं, 1 2 3। यहाँ पे उच्च विभव से चले तो कोई रास्ता नहीं है, सबको क्रॉस करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जाओगे, ये रास्ते में तीनों पड़ जाएंगे। यहाँ पे
किसी एक से निकल गए बैटरी में पहुंच जाओगे, या दूसरे से निकल जाओ बैटरी के पास पहुंच जाओगे, तीसरे से निकल जाओ बैटरी को। यहाँ पे वैसा कहानी नहीं है, सबको पार करके जाना पड़ेगा, समझ गए। तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। ये हो जाएगा तुम्हारा श्रेणी क्रम, ये हो गया समांतर क्रम। खैर चलो, ये बहुत पहले भी पढ़े होगे सब चीज़ें, प्रतिरोध वाले में पढ़े होगे, संधारित्र तो पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन अब देखो इसके डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो कभी भी अगर समांतर क्रम में कोई संधारित्र है, ठीक है, तो 3 के ही लिए ज़्यादातर डिराइव करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये बैटरी आवेश देती है, उच्च विभव हमेशा धन आवेश देगा, निम्न विभव ऋण आवेश देगा, या जो भी है। चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो जो भी यहाँ से बैटरी से जो आवेश आएगा, यहाँ पे अगर प्लस क्यू आवेश आया तो उतने जस्ट यहाँ पे माइनस क्यू आवेश आएगा, ठीक है, इक्वल। इसके बाद चूँकि यहाँ पे ये इधर माइनस क्यू आएगा, इधर इसके जस्ट बराबर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आएगा, ठीक है। तो इसमें धनावेश आएगा बैटरी की वजह से, इसमें ऋण आवेश आएगा, यहीं से प्लेट के अंदर के ही अंदर से आवेश लेकर ऋणावेश इधर आ जाएगा। ये जब इधर ऋण आवेश आएगा तो इतना धनावेश अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, उसको लाने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे शून्य विभव होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो। फिर ये इसको तार से जोड़ रखे हैं, तो इसमें यहाँ पे धनावेश है बहुत, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। इन धनावेशों को देख के यहाँ पे अपने आप ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। ये ऋणावेश आएगा तो यहीं से कहीं से आएगा, तो इस प्लेट से। तो जब इधर अगर ऋणावेश उत्पन्न हुआ तो दूसरी तरफ धनावेश अपने आप उतना ही उत्पन्न होगा। ओवरऑल जोड़ने पर यहाँ से यहाँ तक 0 ही मिलेगा, और फिर इसमें ऋणावेश उत्पन्न होगा। ये वाला ऋणावेश कौन देगा, ये बैटरी देगी, ठीक। तो ये कहानी है। यहाँ पे ऐसा ही होगा हमेशा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में, ठीक है। हर एक संधारित्र में यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस। श्रेणी क्रम में हर एक संधारित्र में हमेशा समान आवेश प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर बैटरी का विभव V है तो विभव क्या होता है, बार बार हर एक संधारित्र में, जैसे इधर से गए रास्ते में कुछ नहीं मिला, मैंने यहाँ पे तुमने संधारित्र को क्रॉस किया, इससे प्लस प्लेट से माइनस प्लेट क्रॉस किया ना इसको, तो मान लो इसके विभव में कमी आती है, विभव पतन होता है या विभव गिरता है। मान लो कितना विभव गिरा, V1, तो यहाँ का विभव मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाना है। मान लो यहाँ पे 100 था, 100 100 100 100 100 100 गिरा, कितना 20, तो कितना बचेगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 80 20 गिरा तो कितना बचेगा 80, ये 80 80 80, यहाँ तक भी 80 रहेगा। फिर 20 मान लो गिर जाए, 100 है इधर का, तो कितना कितना गिरा, मान लो यहाँ पे 40 गिर जाए तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है, दूसरी प्लेट में। फिर यहाँ पे 40 ही रहेगा, और फिर से दोबारा 40 गिर जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे इधर का 0 हो गया विभवांतर, इधर का 100 हो गया। हालांकि ये बात तुमको कम समझ में आ रही है, जब न्यूमेरिकल करोगे अच्छे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे विभव का पतन कितना हो गया, V2, यहाँ पे कितना विभव का पतन हो गया, V3, ठीक है। हर एक संधारित्र में हमेशा प्लस प्लेट से चलोगे तो बार बार विभव गिरता जाता है, लास्ट में उतना ही बचता है जितना बैटरी के निम्न विभव पर विभव होता है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, किसी एक संधारित्र पे फोकस करो, ठीक है। तो एक संधारित्र में क्या होता है, वैसा इसकी धारिता मान लो इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके नाम दे दूँ, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक। तो V1 जो होगा VAB के बराबर होगा, सॉरी A और B के बीच में जो विभवांतर होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। अब V बराबर हमको यहाँ पे पता चल गया है, C, इसकी धारिता C1 है और आवेश Q है। तो मैं इसको V1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ Q/C, क्योंकि Q बराबर C भी होता है, या ये भी फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे, C बराबर में Q/V होता है।
ठीक, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे c बराबर क्यू बाई वी, तो v इक्वल टू क्यू बाई सी नहीं हो जाएगा? इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आओ पक्षांतर करके। तो उसी प्रकार से इस वाले संधारित्र पे फोकस करोगे तो क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई C2। इसकी धारिता कितनी है? C3। तो इस वाले में अगर फोकस करोगे तो यहाँ पे जो विभवांतर है प्लेटों के बीच का V3 है, और प्लेटों में आवेश कितना है? Q अपान में हमेशा धन आवेश ही लेते हैं, ठीक है, संधारित्र के लिए। अब धारिता कितनी है? C3। इस तरीके से मुझे तीनों आवेश मिल गए, वो तीनों विभव मिल गए। और जब यहाँ से हम चले, यहाँ से आते 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 जो टोटल विभव में पतन होगा या जो टोटल विभव में गिरावट आएगी वो बैटरी में जितना विभव है उसके बराबर आती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों संधारित्र मिल के जितना विभव को गिराएंगे वो कितना गिरेगा? जितना बैटरी का है। इधर 100 था, इधर 0, घटते 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 क्या यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मिल के तीनों गिराएंगे, तो जो ये गिराएगा प्लस ये गिराएगा प्लस ये भी गिराएगा, तीनों मिल के कितना गिरा दिए? V के बराबर गिरा दिए। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे क्या करोगे? तुमको पता ही है V1 कितना है? Q बाई C1। V2 कितना है? Q बाई C2। V3 कितना है? Q बाई C3। ठीक है, ये तुमको इस तरीके का एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। आवेश प्लस धारिताओं के आवेश और बाकी सब की धारिताएँ और V, जो कि श्रेणी क्रम में सब में आवेश इक्वल ही होता है हमेशा। अब क्या है, अगर मैं क्या करूं, इस संधारित्र को हटा दूं तीनों को, ठीक है, इनकी जगह मैं क्या करूं, एक सिंगल संधारित्र लगा दूं, ठीक है, इसी बैटरी के सिरे से जोड़ करके, और उसकी धारिता मान लो C हो, और उसमें आवेश कितना प्रेरित हो? प्लस Q, और इधर माइनस Q। एकदम जस्ट उतना ही आवेश प्रेरित हो जितना इनमें सब में हो रहा है, ठीक है। तो इस संधारित्र को हम बार बार हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कभी कभी ये आवेश Q से कम उत्पन्न होगा, कभी कभी मतलब यहाँ पे जो आवेश आएगा कभी कभी कम आएगा, कभी कभी ज़्यादा आएगा। तो करते 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 कोई ना कोई संधारित्र ऐसा मिल ही जाएगा कि जिसमें जस्ट उतना ही आवेश उत्पन्न हुआ, यहाँ के प्लेटों पर उतना ही आवेश आया जितना इन सब की प्लेटों पे आया। तो जैसे ही वो वाला मिलेंगे उसी को बोल देंगे कि बस यही है तो हमारा तुल्य संधारित्र। तो ये संधारित्र में क्या खासियत है कि इसकी धारिता C है और आवेश उतना ही आया इसके प्लेटों में जितना इन सब के प्लेटों में आया है। या इधर से बैटरी से Q आवेश गया होगा, इधर से माइनस Q आवेश गया होगा। यहाँ पे वही सेम कहानी, यहाँ से प्लस Q आवेश गया, यहाँ से माइनस Q। ये भी प्लस Q और माइनस Q आवेश ले रहा है, ये भी तीनों मिल के ले रहा है प्लस Q और माइनस Q आवेश बैटरी से। तो इसका मतलब इन तीनों को यूज करें या इसको अकेले यूज कर ले, बात एक ही है, दोनों सेम ही काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो बस इसी को बोल देते हैं तुल्य संधारित्र। अब ये हमारा हो गया तुल्य संधारित्र। तो इस अब चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं इसके लिए, समझ गए। इसके लिए जब मैं लिखूँगा तो देखो इसके इधर और इधर कितना विभव का पतन होगा या गिरेगा, इधर V होगा और गिर के इधर 0 हो जाएगा। ये अपने अंदर से कितना विभव को ख़त्म कर देगा? V, समझ गए, V विभव डाउन कर देता है। तो इसके लिए जब फार्मूला लिखूँगा तो V इक्वल टू Q बाई C लिखूँगा। तो जब V इक्वल टू Q बाई C, वही बैटरी ये V दोनों बैटरी सेम है। तो क्या करूँगा, इसको समीकरण 2 लिख देता हूँ, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, सब में कॉमन होके, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में ये कहानी होती है संधारित्र में। तो ये तुल्य संधारित्र बोलते हैं इसको। कई बार तुमको C तुल्य लिखा मिलेगा यहाँ पे। तो तुल्य फिजिक्स में तुल्य कुछ नहीं होता, बस ये जैसे तीनों थे इनको हटा के इसको लगा दिया गया। ये पहलवान आदमी है, अकेले इन तीनों के बराबर काम कर लेगा, समझ गए।
कुछ बात समझ में आई कि नहीं? समांतर क्रम वाला करा दे रहा हूँ। समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में ये होगा कि एक ये संधारित्र है, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है। इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। तीनों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, और ये मेरी ये बैटरी हो गई। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? क्या होता है, बैटरी से जो जो पॉइंट डायरेक्ट जुड़े होते हैं, तो बैटरी के उच्च विभव में जितना वोल्टेज होगा, मान लो यहाँ पे भी है तो हर एक सिरे में यहाँ पे भी होगा। समझ गए वोल्टेज? और इधर का विभव अगर मैं मान लूँ 0 है तो इसके हर एक पॉइंट का विभव 0 होगा। इधर वाली प्लेट का इधर कितना है V, तो बीच में गिरा कितना विभव, इसमें भी V विभव गिरेगा, इसमें भी V विभव गिरेगा, इसमें भी V विभव गिरेगा। मतलब दोनों प्लेटों के बीच के जो विभवांतर होगा वो V होगा। ठीक है, तो अब आवेश की बात आएगी तो ऐसे केसेज में क्या होती है, आवेश वो वाला संधारित्र ज़्यादा खींचता है जिसके पास धारिता ज़्यादा होती है। मान लो अब ये C1 है, C2 है, C3, मान लो इसकी धारिता ज़्यादा हो गई तो अपने अकॉर्डिंगली ये Q1 आवेश खींच लेगा। ठीक है, अब आवेश जो है बराबर बराबर नहीं जाएगा, वो धारिता के अकॉर्डिंग जाता है। जिसकी धारिता ज़्यादा वो ज़्यादा आवेश लेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश आएगा, यहाँ पे जो आवेश लेगा अब Q1 के तो बराबर है नहीं, ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो। अगर धारिता अलग अलग है तो आवेश भी अलग अलग होगा, तो इसको Q2 मान ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे धारिता आवेश कितना आ जाएगा Q3, जो कि ये धारिता यहाँ पे समांतर क्रम में यही खासियत है कि अपने धारिता के अकॉर्डिंगली आवेश खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको पता चलेगा धारिता और आवेश अलग अलग है, विभव इनमें सब में बराबर है। पिछले केस में क्या था, सभी में आवेश बराबर था श्रेणी क्रम में। इसमें क्या है, विभव सब में बराबर होगा, मतलब विभवांतर प्लेटों के बीच में। तो अगर मैं इस संधारित्र पे Q इक्वल टू CV फार्मूला अप्लाई करूँ तो मेरा क्या होता है, Q1 इक्वल टू C1V होगा, क्योंकि इसकी धारिता C1 है। ठीक है, दूसरे वाले संधारित्र पे अगर फोकस करूँ तो यहाँ पे Q2 इक्वल टू C2V होगा, चूँकि विभव तो इसमें भी V ही है। इस वाले में अगर फोकस करूँ तो क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू C3V हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कुछ लोग सोचेंगे ऐसा भी लिखना चाहेंगे तो वैसा भी लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा है, मैंने क्या लिखा है, V इक्वल टू Q/C। यहाँ से अगर लिखो, हालांकि उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। V इक्वल टू Q1/C1 भी लिख सकते हो, V इक्वल टू Q2/C2 भी लिख सकते हो, V इक्वल टू Q3/C3 भी लिख सकते हो, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। अल्टीमेटली इसको इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें Q1 Q2 के मैंने क्यों बराबर लिखा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि बैटरी इसको आवेश जो भी देगी, मान लो Q आवेश दिया तो इधर ये वाला तो Q1 आवेश इसके पास चला जाएगा, Q2 इसके पास चला जाएगा इस रास्ते से, इसके पास Q3 इसके पास चला जाएगा आवेश। ठीक है, तो सब अपने अपने क्षमता के अनुसार जो जितना ताकतवर होगा उतना आवेश छीन लेगा। समझ गए? यहाँ पे पूरा छीनने वाला कहानी चलेगी। समझ गए? ज़बरदस्ती ले लेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गए तीनों अपने अपने हिसाब से आवेश ले लिए। देखो, जिसका C ज़्यादा होगा उसका Q ज़्यादा मिलेगा, V तो सब में सेम है। अब क्या होगा, बैटरी ने कितना आवेश दिया था, Q, इधर से ऋण आवेश भी जाएगा Q, इधर से -Q1, इधर से -Q3 होगा। यहाँ पे -Q1, यहाँ -Q2, ये -Q3। लेते हम धनावेश वाला हमेशा, तो धनावेश वाला Q1 Q2 Q3 ले लिए। अब क्या होगा, मेरे को एक पता चल गई बात, खैर चलो ठीक है। एक दूसरा संधारित्र तीनों को हम हटा दें, इसकी जगह में एक संधारित्र लगाते रहे। मान लो कोई एक संधारित्र मिल गया कि उसने जस्ट उतना ही आवेश लिया जो यहाँ से जो आवेश गया था, क्यों, कितना Q, ये Q किसके बराबर होगा, ये Q, चलो ठीक है, ये Q होगा, ये भी ले जा रहा है, ये भी ले जा रहा है, ये ले, तो यहाँ से टोटल जो आवेश जा रहा होगा वो हो जा रहा होगा Q1 + Q2 + Q3 के बराबर जा रहा होगा। समझ गए?
इसी तार से, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, तो सभी के योगफल के बराबर होगा। अब ये है कि ये एक ऐसा संधारित्र हमने इसी बैटरी को इनको हटाया, उनकी जगह में एक ऐसा संधारित्र लाया, लगाते चेंज कर कर करके एक संधारित्र हमको मिल गया, और उसकी धारिता उसने उतना ही आवेश लिया, इसने क्यू के बराबर, कितना, क्यू के बराबर, जितना ये तीनों मिल के ले रहे थे, Q1 Q2 Q3 मिल के, उतना इसने आवेश लिया अकेले। इधर से माइनस क्यू, इधर से प्लस क्यू, इधर से माइनस क्यू, ठीक है। तो होगा क्या, इसको बोल देंगे प्लस आवेशित हो जाएगा, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। तो जब ये उतने आवेश ले रहा है, तीनों मिल के उतना जितना आवेश ले रहा है, अकेले ले रहा है, इसका मतलब अब विभव यहाँ पे V है, तो विभव गिरा भी उतना नहीं रहा जितना ये गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब इन तीनों की जगह उठा के अगर इसको लगा देंगे तो अकेले काम करता रहेगा ये। तो जब अकेले काम कर सकता है इन तीनों की वजह से, ऐसी चीज़ों को तुल्य चीज़ें बोलती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तुल्य संधारित्र हो जाएगा। इन तीनों की जगह इसको लगा दें, मतलब तुल्य संधारित्र हो गया, ठीक है। तो अब इस तुल्य संधारित्र के लिए अगर हम सब रिलेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, विभव V है, धारिता C है और आवेश Q है, तो क्या हो जाएगा, Q = CV हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये रिलेशन मेरा 1 है, ये रिलेशन मान लो 2 है। 1 और 2 से अगर मैं देखूँ, अच्छा Q1 Q2 Q3 इसकी वैल्यू अगर पुट कर दो इन दोनों इन सारे समीकरणों से, तो C1V + C2V प्लस में C3V, और यहाँ से Q = CV पुट कर दूँ, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से V सब कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, मेरा आ जाएगा C = C1 + C2 + C3, ठीक है। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता आएगी या तुल्य संधारित्र जो होगा, जो तो उसकी जो धारिता होगी C1 + C2 + C3 के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखो तुम लोग उसके लिए प्रतिरोध के लिए जो फार्मूला रटते थे, प्रतिरोध के लिए हमेशा समांतर क्रम में जो होता था R, श्रेणी क्रम में R होता था। R एक तो हो गया प्रतिरोध, हाई स्कूल में रटे रहे होगे, एक होगा संधारित्र, ठीक है। तो प्रतिरोध में समांतर क्रम के लिए क्या होता है, क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और यहाँ पे समांतर क्रम में क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध में R = R1 + R2 + R3। यहाँ पे क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो जो फार्मूला इसके श्रेणी क्रम के लिए होगा, संधारित्र में समांतर क्रम के लिए होता है, उल्टा हो जाता है। इसका फार्मूला जो भी रटे उसको उल्टा कर लो, संधारित्र का फार्मूला मिल जाएगा, समझ गए। अगर दो संधारित्र, किसी भी संधारित्र में कितने ऊर्जा इकट्ठा हुई है उसकी गणना करनी है हमको, ठीक है। तो मान लो कि किसी बैटरी से कनेक्ट किया इसको, अब पहले क्या होगा, इसमें तो आवेश शून्य होगा, पहले से आवेश शून्य होगा, शून्य से इसको Q आवेश तक मान लो इसको हमने चार्ज किया +Q आवेश तक, ठीक है। तो इधर -Q अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें क्या था, शून्य आवेश था, अब कितना हो गया, +Q आवेश हो गया, तो इतना ऊर्जा इसमें संचित हो गई। अब जैसे हम क्या करें, ये बैटरी हटा दें, इसको बढ़िया काट दें इन तारों को, ठीक। और इस संधारित्र में क्या करें, एक तो यहाँ पे बल्ब लाएं बढ़िया, और ऐसे जोड़ दें, इसमें धनावेश है, इसमें ऋण आवेश है। जब इसको जोड़ दोगे ना, तो इधर से धनावेश भागेगा इस बल्ब से होते हुए इधर तरफ तब तक आता रहेगा जब तक का दोनों तरफ विभव आवेश बराबर न हो जाए, कहने का मतलब शून्य हो जाए। इधर +Q है, इधर -Q है,
ठीक है, तो इधर का धन आवेश भाग के इधर आएगा, ख़त्म कर देगा पूरे ऋण आवेश को, या उल्टा कह लो, इधर का ऋण आवेश आएगा, इधर के धन आवेश को ख़त्म कर देगा। एक्चुअल में तो क्या है, ऋण आवेश ही चलता है, धन आवेश कभी चलता नहीं है ठोसों में। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आके इधर को ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या है, हम धारा की दिशा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को चलने के विपरीत हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो धारा की दिशा इसमें यही होगी। तो इधर से जब आवेश इधर को भागेगा या तो एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तब तक धारा बहती रहेगी जब तक ये पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। और ये बल्ब तब तक जलता रहेगा। ये रास्ते में तुम्हारा मोबाइल पड़ गया तो उसको चलाएगा, फैन चल गया तो फैन चलाएगा, जो भी है रास्ते में कोई भी इक्विपमेंट पड़ गया। तो इस तरीके से ऊर्जा हमारी संचित होती है संधारित्रों में, इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। समझ गए? अब तुम सोचोगे कि एक बार बैटरी से जोड़े फिर उसके बाद उसको उस चीज़ से जोड़े, तो उसके लिए क्या होता है, बड़ा सटीक तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें तुम्हारे परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे ये बैटरी है, ठीक है, अब इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक तो स्विच लगा दूँगा, ठीक है। जैसे ही बैटरी ये पूरा चार्ज हो गया, स्विच को मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कोई भी यंत्र लगा है जिसको मुझे यूज करके बिजली यूज करके चलाना है। तो ये क्या होगा, इसको ऑफ़ करूँगा, इसको ऑन कर दूँगा। जैसे ही ऑन होगा, ये ऑफ हो गई तो बैटरी से कनेक्शन तो इसका ख़त्म। तो ये क्या होगा, धारा इधर से आएगी बहते हुए इसको चलाती रहेगी। जब इसको ऑफ कर देंगे, ऑन हो रहेगा, तो बैटरी इसको चार्ज करती रहेगी। तब धारा क्या होगी, ऐसे और ऐसे जाएगी, तब धारा की दिशा ऐसे रहेगी, चार्ज होता रहेगा। जैसे फुल चार्ज हुआ इसको तो स्विच इस बटन को दबा दो, स्विच ऑफ कर दो और इसको ऑन कर दो। तो फिर इसमें जितना भी आवेश इकट्ठा हो गए हैं ये उल्टा भागेंगे इधर की तरफ, इनको रास्ता मिल गया। समझ गए? तो बैटरी इधर से क्या करती है, धक्का मारती है धनावेशों को, यहाँ कहती है इकट्ठा हो जाओ, इधर से ऋण आवेश को धक्का मारती है, ठीक है। तो बैटरी काम करती है, मेहनत करती है, उनको इकट्ठा करके छोड़ दिया। अब फिर तुम कहीं से अगर गलती से इनको तारों को जोड़ दिया, इसको दोनों प्लेटों को, तो वहाँ से फिर आवेश फुर्र से भाग के इधर वाला ऋण आवेश इधर आके धन आवेश को उदासीन कर देगा। तो ऊर्जा ही संचित हो जाती है। जब ये ऊर्जा संचित होगी तो उसी संचित ऊर्जा का हमें गणना करनी है कि कितना ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा क्या है, जितना बैटरी इधर धक्का मार के ठेल के यहाँ पहुँचाई होगी, तो जितना बैटरी ने काम किया होगा उसी ऊर्जा को हम गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है एक W बराबर V इंटू क्यू। V क्या होता है, विभव होता है, Q हमारा आवेश होता है। किसी भी आवेश को V विभव की स्थिति तक पहुंचाने में जो कार्य करना पड़ता है उस तो जो भी निकाय है उस वहाँ पे हमने आवेश को पहुंचाया उस बिंदु पे जहाँ जिसका विभव V था, तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, जितना हमने काम किया होगा वो उसमें स्टोर हो गई, ठीक है। अब जब आवेश कभी भी मौका पाएगा वहाँ से छूटने का, तो उतना काम कर देगा फट से। तो W बराबर V क्यू होता है। तो कहने का मतलब U जो होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी, वो W के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब W के बराबर होनी चाहिए तो यहाँ पे आवेश Q है, तो यहाँ की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू V इंटू इक्वल टू W क्या होता है, V एंड Q के बराबर होता है, विभव इंटू आवेश के, ठीक है। लेकिन इतना होता नहीं, होता कितना है एक्चुअल में, 1/W V क्यू के 1/2 V क्यू के बराबर होता है, और V इक्वल टू 1/2। और अगर यहाँ का धारिता अगर C है और आवेश Q है, तो हमको एक फार्मूला पता है कि C इक्वल टू QV होता है। तो या मैं ये भी कह सकता हूँ इसको V इक्वल टू Q/C भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे VQ में U की वैल्यू कितनी लिख दूँ, Q/C, तो 1/2 Q/C इंटू में Q, तो यहाँ से U इक्वल टू 1/2 Q² आ जाएगा। या यहीं पे मैं क्या कर दूँ, V की वैल्यू के बजाय Q की वैल्यू रख दूँ, तो 1/2 V इंटू Q, इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे अब की बार Q बराबर C भी होता है, तो 1/2 V को V ही रख दो, Q की जगह C भी लिख दूँ, तो 1/2 CV का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का
मेन जो फार्मूला है ये है u इक्वल सॉरी ये वाला u इक्वल टू क्यू वी, ज़्यादातर क्यू वी याद रखते हैं, u इक्वल टू क्यू वी 1/2 क्यू वी। अब तुम सोचोगे कि ये पूरा क्यों हाफ क्यों लेते हैं, फुल क्यों नहीं लेते हैं, इसके पीछे का रीज़न अभी मैं बताता हूँ। इसमें अगर v की वैल्यू रख दोगे इस फार्मूले से q इक्वल टू सी वी से, अगर q की वैल्यू रख दोगे तो ये वाला फार्मूला मिलेगा, सर ये वाला q की वैल्यू रख दोगे तो q गायब भी हो जाएगा, सिर्फ c और v बचेगा। और अगर v की वैल्यू v इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, v इक्वल टू क्यू बाई सी यहाँ पे रख दोगे तो v गायब हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा q स्क्वायर बाई सी मिलेगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बस प्रतिस्थापित करना है वैल्यूज को। एक बार और बता दे रहा हूँ, हमारा जो किसी भी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है 1/2 क्यूवी के बराबर होती है। क्यूवी कहाँ से मिला है, W इक्वल टू, खैर चलो अभी बताएंगे वो, ठीक है। और इसमें जो है Q इक्वल टू सी वी रखेंगे, तो सॉरी ये तो U है, U स्थिति ऊर्जा, U बराबर में 1/2 Q की जगह सी वी रख दोगे तो सी वी इंटू वी, तो यहाँ से 1/2 सी वी का स्क्वायर हो गया। जिसकी वैल्यू रखोगे वो फार्मूले में नहीं दिखेगा, रख दिए तो गायब हो गया ना वो, तो जैसे तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण में करते थे। तो इसी प्रकार से U इक्वल टू 1/2 सी, चलो ठीक है। मैं क्या करूँ यहाँ पे अब की बार V की वैल्यू रख दो, तो V क्या होगा, Q बाई सी होगा, तो Q इंटू क्यू बाई सी रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी मिल जाएगा मेरे को। ये फार्मूला मिल गया। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्यों ये ऐसा क्यों नहीं होता है। जैसे ये एक संधारित्र है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश तक चार्ज किया, ठीक है, इसका विभव V हो गया, और तो जब इसका विभव V हो गया, इसकी धारिता C है, तो किया गया कार्य हमारा जो आया था, या स्थितिज ऊर्जा जो भी कह लो, U इक्वल टू W इक्वल टू 1/2 क्यूवी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जब इसको आवेश दिए शुरू में, टोटल आवेश क्यों दिए, तो शुरू में जब आवेश दिए होगे तो यहाँ पे तो जीरो विभव, हमारा स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, जो कार्य किया जाता है उस आवेश को वहाँ तक पहुँचाने में, उसके बराबर ऊर्जा संचित हो जाती है। तो जब बैटरी ने इसमें आवेश दिया होगा, समझ गए, तो शुरू में जब आवेश दिया होगा तो यहाँ पे विभव शून्य था, कितना विभव था, शून्य। और देते 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 इसका विभव कितना हो गया, V। तो शुरू में जो आवेश दिया होगा वो तो बहुत कम ऊर्जा के साथ दिया होगा, शुरू में जो कार्य करना पड़ा होगा विभव देने, आवेश को देने में, तो उसको तो शून्य काम करना पड़ा होगा, क्योंकि Q इंटू वी करोगे तो शुरू में तो विभव शून्य है, ठीक है। अब बाद में विभव V हो गया, तो अगर शुरू के अनुसार निकालो किया गया कार्य, तो Q इंटू 0 करना पड़ेगा, और लास्ट के हिसाब से निकालो तो Q इंटू वी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो इसका दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल किया गया कार्य क्या हो जाता है, क्यू वी प्लस में क्यू वी, ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, 0/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 क्यू वी, समझ गए। तो हमेशा जब तो देखते हो, जब बैटरी जब तुम कभी चार्ज करते हो मोबाइल की, तो शुरू में बहुत तेज़ी से चार्ज हो जाती है, जब 90 के ऊपर पहुंचती है तो बहुत स्लो चार्ज होती है। बात देखा है कि नहीं, देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आवेश 100 बैठे हैं धनावेश, और उसको और भी बैटरी यहाँ पे धनावेश भेजेगी तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी ना। शुरू में कोई भी आवेश नहीं है तो भेज देगी, आराम से बैठ जाएगा जाके। जैसे जैसे यहाँ पे आवेश बढ़ता जाएगा, बैटरी को यहाँ इधर से इधर फेंक, आवेश को पहुँचाने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से शुरू में कम करना पड़ता है, कहने का मतलब लगभग 0 के बराबर काम करना पड़ता है, और लास्ट में V विभव पे काम करना पड़ता है, तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये तो मैंने तुमको एक लेमैन तरीका बताया। नॉर्मली क्या होता है, चूँकि Q इक्वल टू सी वी से क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो मैंने बोला है कि कोई दो चीज़ें हों, अगर वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हों, तो हमारा जो है एक चीज़ और, तो Q और V के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक ऐसे एक
एक रेखा मिलेगी, ठीक है, या इसको बोल देंगे कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो यहाँ पे अगर हम क्यू वी का प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, शुरू में जो आवेश भेजा होगा इधर विभव है, इधर क्यू है, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का गुणनफल क्यू और वी का जो गुणनफल होता है वही हमको रिप्रेजेंट करता है किए गए कार्य की गणना को। तो अब यहाँ पे किए गए कार्य की गणना हमेशा एरिया अंडर द कर्व होगा। तो इस एरिया को अगर हम निकाल लेंगे तो शुरू में विभव शून्य था, बाद में वी हो गया। आवेश शुरू में क्यू जीरो था, यहाँ पे क्यू फुल आवेश क्यू हो गया। तो इस एरिया को अगर निकाल लेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2, ये वाला आवेश यहाँ तक क्यू और ऊंचाई कितनी वी। तो यहाँ से तुमको किया गया कार्य निकल आएगा और इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम यहाँ पे आवेश दे रहे हैं, चलो दूसरा तरीका कल बता देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तुम लोग को। यस सर।